अधिक महत्वपूर्ण है जो हम करेंगे जिन्हें आज। तो आइए, कई छात्रों ने पहले किए होंगे, वो मैं ये मान के चलता हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ जी। सबसे पहले रहीम जी के दोहे हैं जी। फिर है बिहारी जी के दोहे। फिर है वृंद जी के दोहे। और इनमें से बिहारी जी के दोहे पहले पूछे जा चुके हैं आपकी परीक्षा में, हरियाणा में। और हो सकता है इस बार रहीम या वृंद जी के पूछे जाए। ठीक है, हो जाएगी रिकॉर्डिंग, निश्चिंत रहिए जी, वीकेंड पे होती है रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं जी आज की कक्षा। आइए, सबसे पहले रहीम जी का दोहा करेंगे, फिर वृंद जी का। और ये आपका खुद करने का कार्य रहेगा, इसको मैं आपके ऊपर अच्छे से पढ़ाऊंगा। और ये मध्यकालीन काव्य है, आपसे पहले ही बता दूं। परंतु इतना मुश्किल नहीं है, और कई छात्रों के मैं बार बार कहता हूँ कि आप डरिए मत हिंदी भाषा से। कि आपको लग रहा है व्याख्या मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। जीवन में आप कोई भी कार्य पहली बार करेंगे वो मुश्किल ही लगेगा। परंतु जब आप एक बार अच्छे से वो काम कर लेते हो, फिर दोबारा आपको वो मुश्किल नहीं लगता। और ये होता है, सबके साथ होता है। तो घबराइए मत बिल्कुल भी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, उल्टा सर ऊपर ये वाले का 11th। शुक्र कीजिए। हाँ जी, क्या कह रहे हो? अरे 11th का है इसमें 10th का है सर। सर ये ना 11th का है ना 10th का है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप घबराइए मत, उल्टा मेहनत कीजिए थोड़ी सी। हो जाएगा बड़े आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है यदि आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, अन्यथा छोड़ के जाओगे तो फिर तो मुश्किल रहेगी जी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रहीम जी। तो दोहे हैं ये, ठीक है। दोहे मतलब दो पंक्तियों का योग। तो यहाँ पे आप देखो, दो एक दो तीन, दो दो लाइनों में लिखे हैं ना सारे। तो इसलिए इनको दोहे कहते हैं, दोहावली भी कहते हैं इसको। मान लो परीक्षा में आ गया ये, तो मुझे ना कवि का नाम पता है ना कविता का, तो आज ये सिखाना चाहता हूँ आपको फिर कैसे करना है आपने। मान लो ये पंक्तियां परीक्षा में आ गई आपकी। तो आइए व्याख्या शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जब रहीम रहमन लिखा हो ना, फिर आपको पता होना चाहिए किसकी पंक्तियां हैं। देख लीजिए सर, हर दो पंक्तियों में आपको रहीम रहमन दिखता है जी। और रहीम जी के हैं दोहे, टेबल में डाउनलोड, अपने टेबल में, माफ कीजिए, लिख लीजिए इस बात को। सर क्या लिखना है टेबल में? जनाब रहीम जी लिखना है, रचना का नाम दोहे लिखना है, सार वाला स्थान खाली छोड़ देना है। सर ये मध्यकालीन के कवि थे। बिल्कुल जी। और सर बोली। बोली रहने दीजिए मैं वो बिल्कुल। ओके। तो पहली चार पंक्तियों की व्याख्या करेंगे, बाकी चार पंक्तियों में आपको समझाऊंगा अच्छे से कि इसमें क्या दिया है, क्या होता है। पहले पढ़ेंगे तो आठ की आठ, पर व्याख्या परीक्षा में आपके चार ही आएंगे। दो दोहे ही आते हैं ज्यादा से ज्यादा। एक बार कबीर जी के, हाँ, चार दोहे पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। एक बार टेबल में लिख लीजिए दो बातें। रहीम जी मध्यकालीन काव्य और दोहावली। दोहे या दोहावली दोनों लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है।
लिख लिया जी सबने, करे शुरू। तो क्या कह रहे हैं रहीम, कह रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत। रहीम जी कहते हैं जिस मनुष्य के पास संपत्ति है, धन दौलत है, इस संसार में हर कोई उसका अपना बनने की कोशिश करता है, सगा बनने की कोशिश करता है। तो कहत रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति, इसके पास पैसा धन दौलत वैभव ऐश्वर्य है, उसका सगा बनने की बनत बहुत बहुरी, अलग अलग प्रकार से हर कोई कोशिश करता है। विपत कसोटी जो कसै सोई साँचे नीत। जो विपता के समय, बुरे समय मित्रता की कसौटी पर खरा उतरता है, अपनों की कसौटी पर खरा उतरता है। कसौटी क्या होती है? मेजरमेंट। जो अपने होने का मेजरमेंट है उस पर सही उतरता है, वही आपका सच्चा मित्र है। दो पंक्तियां बड़ी आसान है, समझ आई सबको? तो इसमें दो पंक्तियों का अगली दो पंक्तियों से कोई लेना देना नहीं होगा। पूजा प्रेरणा जी पूछे क्या प्रश्न है? सर रीत का मतलब क्या है? मैम ढंग। भंग? ढंग ढंग। अच्छा, ढंग। ओके सर। और बोलिए जी। सर रीत का मतलब तो लेगेसी नहीं होता, ये रीत चलती आ रही है। और एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता हिंदी भाषा में। अच्छा, ठीक है सर। हाँ जी। और पूछिए। बनत बहु बहुत रीत, अलग अलग ढंग से, बहुत प्रकार से, प्रकार ढंग लिख लो, उसका सगा बनने की कोशिश करते हैं सारे। विपत कसोटी जो कसे सोई सांचे मीत। जो विपता के समय, बुरे समय भी आपका मित्र बन सकता है, मित्रता की कसौटी पर आपका साथ दे सकता है, वही सच्चा मित्र है। अब अगली दो पंक्तियों का ऊपर वाली दो पंक्तियों से कोई लेना देना नहीं होगा, इसीलिए इसको दोहावली कहते हैं। दो पंक्तियों में एक शिक्षा होती है। एक के साधे सब सधे, सब सधे सब जाए। एक को साध लो, किसी एक ईश्वर को साध लो, या फिर किसी एक मार्ग को सिद्ध कर लो, कोई एक कला सीख लो, कुछ भी समझो। एक के साधे सब सधे, एक को जान लो, सब कुछ जान जाओगे, ऐसे समझ लो कि आप किसी एक को जान लो, मूल को, चाहे वो ईश्वर है जिसको भी आप मानते हो, पूरा संसार आपको समझ आ जाएगा। सब साधे सब जाए, जो सब मार्गों पे दौड़ता है ना, जो हर किसी के पीछे दौड़ता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। मैं कैसे आपको समझाऊं, ये देखिए। कह रहे हैं एक के साधे सब सधे, कि एक को साध लीजिए, एक ईश्वर को पा लीजिए, सब कुछ पालोगे। सब साधे सब जाए, जब आप बहुत सारे मार्गों पर दौड़ते हो तो सब जाए मतलब आपको कुछ भी समझ नहीं आता। रहमन सींचे मूल को, उसका उदाहरण दिया है, जैसे आप एक पेड़ के मूल को सींचते हो ना, फूले फले अधाए, सिर्फ मूल को सींचने से ही पूरा का पूरा पेड़ स्वस्थ हो जाता है, फूल भी देता है, फल भी देता है। वैसे ही केवल एक मार्ग चलने पर ही आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अलग अलग मार्गों मार्गों पे दौड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बताइए, समझे? एक के साथ है सब सदे। बोली जसप्रीत जी, क्या प्रश्न है? सर सींचे मतलब? सींचना मैम, सिंचाई करना, पानी देना मूल को। जिस प्रकार पेड़ की जड़ को पानी देने से वो फूल भी देता है, फल भी देता है, इसी प्रकार जब आप एक मार्ग पे सिद्धि प्राप्त कर लेते हो, किसी एक ईश्वर को जान लेते हो, तो आप पूरे संसार को जान लेते हो। ठीक है जी। तो मैं पहली चार पंक्तियों की व्याख्या तो आपके लिए करूंगा, अगली चार पंक्तियां समझ लीजिए अच्छे से। तरुवर फल नहीं खात है। तरु शब्द हमने पिछले दो दिन में कई बार किया। क्या होता है जी? वृक्ष। वृक्ष। पेड़ अपना फल आप नहीं खा सकता। सरवर पिहहीन पान, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पी सकता। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सींचहि सुजान। और रहीम जी कहते हैं दूसरों के काम के लिए जो संपत्ति आप सींचते हो, एकत्रित करते हो, वही संपत्ति आपकी, क्या कहते हैं, वास्तव में वही संपत्ति सार्थक है। उसी संपत्ति का लाभ है जो आप दूसरों के हित के लिए एकत्रित करते हो। और इसके उदाहरण देते हैं, जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाता, सरोवर अपना पानी नहीं पीता, वैसे ही जिस मनुष्य की संपत्ति दूसरों के हित के लिए है, दूसरों के लाभ के लिए है,
वही मनुष्य का जीवन सार्थक है, उसी मनुष्य का जीवन सफल है। क्योंकि कोई भी अच्छी चीज अपने लिए कुछ नहीं करती। और उसके दो उदाहरण है, एक पेड़ का, एक सरोवर का। बताइए समझे। इसमें शिक्षा दी गई है कि दूसरों का काम करना, दूसरों के लिए जीना सबसे महान काम है। और उसके दो उदाहरण दिए हैं, पेड़ का और सरोवर का। बताइए सर सबको समझ है। हाँ जी। सर यहाँ काज का मतलब काम। काम बिल्कुल, पर काज दूसरों का काम। अच्छा, पर मतलब दूसरों का। हाँ जी। पर होते ठीक हैं है सर। दूसरे, पर अधीन, दूसरे के अधीन होना। पर लोक, दूसरा लोक। और सर सिंचाई। सींच ही मैम, एकत्रित करना। ठीक है सर, थैंक यू। सुजान होता है समझदार। समझदार लोग दूसरों के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, ना कि अपने लिए। समझ गए। कह रहे हैं, रहमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए टार। आपको बड़े लोग जानने लग जाए ना, बड़े अमीर लोग, समझदार लोग, बुद्धिमान लोग, तो जो आपके छोटे जो आपके कम बलवान, कम शक्तिशाली, कम बुद्धिमान मित्र हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? जहां काम आवे सुई, का करे तलवार। क्योंकि जो काम एक सुई कर सकती है ना, वो तलवार कभी भी नहीं कर सकती। इसलिए बड़े मित्र, समझदार मित्र, समृद्ध मित्र मिल जाने पर, संबंध मिल जाने पर, जो छोटे होते हैं उनको छोड़ नहीं देना चाहिए। समझ के बताओ। और उदाहरण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो काम सुई कर सकती है वो तलवार कभी कर नहीं सकती। तो तलवार से दोस्ती हो जाए, सुई को बस छोड़ दो। बड़ों से दोस्ती हो जाए, छोटे जो है, छोटे कहने का तात्पर्य है जो कम समृद्ध है, कम समझदार है, कम बलवान है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। बताइए सबको समझ आया। तो हर दो पंक्तियों में कोई ना कोई शिक्षा है, उसकी उदाहरण है। इसीलिए इसको दोहे कहा जाता है। बताइए सबको समझ आया दोहे क्यों है ये? कि हर दो पंक्तियों में अलग शिक्षा, अलग उदाहरण, और हर दो पंक्तियों का एक टाइटल है। जैसे आखिरी दो पंक्तियों का टाइटल क्या होना चाहिए, शीर्षक क्या होना चाहिए? मित्रता का रहस्य। मित्रता का रहस्य क्या है? कि बड़े दोस्त मिलने पर छोटे दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहिए। ऊपर वाली दो का क्या है? परहित, दूसरों का काम, दूसरों के हित के लिए जीना। यही बताया है, उदाहरण भी दी है। यहाँ पे क्या है? कह रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत। सच्चा मित्र कौन है, ये भी यहाँ पे ये बताया है कि सच्चा मित्र कौन होता है, जो बुरे समय में साथ देता है। सब समझ गए ना। तो हर दो पंक्तियों की अपनी अपनी शिक्षा है दोहावली में। हो सकता है सिर्फ दो पंक्तियां दे आपको, फिर तो काम मुश्किल है, परंतु कम से कम चार दे ही रहा है। जो कि कबीर जी की दोहावली है, वहां तो आठ थी, चार शिक्षाएं थी अलग अलग। बताइए सब समझ गए। तो क्या इसकी व्याख्या शुरू करें? यदि अब भी प्रश्न है, पंक्ति आपके सामने है, जल्दी पूछ लीजिए। कोई भी शब्द आपको ना समझ आया हो या परेशान कर रहा हो, आप पूछ सकते हैं। और फिर से वही, शब्दों के पीछे मत भागिए। एक एक शब्द करने जाओगे तो ये बहुत मुश्किल काम है। कोशिश करो, इसीलिए मैं आपका टेबल बनवा रहा हूँ, सार आपको पता हो। सार से ही पता है। शब्द कुछ भूल भी जाए तो आप सार से जुड़ के व्याख्या लिखिए, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है। बड़ेन होता है बड़े, समृद्ध, अधिक समृद्ध, अधिक शक्तिशाली, अधिक बुद्धिमान, बड़े से बड़ेन बनाएगा। लघु होता है छोटा। बड़ों को देखकर अगर बड़े दोस्त मिल जाए, अमीर, समृद्ध, शक्तिशाली, तो छोटों को, जो बेचारे लघु, जिस लघु मतलब छोटा, जो कम शक्तिशाली, कम बुद्धिमान है, उनका साथ छोड़ नहीं देना चाहिए, उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है विशाल। दोबारा हैंड रेस से पूछिए, क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे फूले फले अधाए, इससे कुछ वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा अधाए का, मान लो, बट मीनिंग समझ आ रहा है लाइन का, तो अधाए को वर्ड यूज कर सकते हैं व्याख्या में? बिल्कुल सर। ठीक है। देना। सिर्फ जड़ को पानी देने से ही एक पेड़ फूल भी देता है, फल भी देता है सर। इसमें तो ये कह रहे थे कि सेम वर्ड यूज कर सकते हैं व्याख्या में, कभी कोई वर्ड समझ ना आ रहा हो तो कर उसी लो, को। कर लो, कुछ नहीं कर। हाँ, ठीक है। रणवीर जी क्या कह रहे हैं? पहली लाइन, कह सब रहीम संपत सगे। जिसके पास पैसा है, सब उसका मित्र बनना चाहते हैं, संबंधी बनना चाहते हैं।
परंतु विपद कसोटी जो कटे कसे, जो बुरे समय में भी काम आए, सोई सांचे मीत वही सच्चा मित्र है। ठीक है जी। तो इसकी ही व्याख्या करने जा रहे हैं, बड़े आराम से समझेंगे। लिखो सभी दोस्त, आ जाओ लिखते हैं व्याख्या। अब यहाँ तो कवि का नाम पता है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि यदि इन पंक्तियों के बाद भी आपको कवि का नाम नहीं पता, फिर शिक्षक को बुरा लगेगा कि साफ साफ लिख रखा है रहीम, फिर भी आपको पता नहीं है। तो लिखिए, यह पद्यांश मध्यकालीन काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि रहीम जी द्वारा लिखित रचना दोहावली से लिया गया है। ये पद्यांश मध्यकालीन काव्य धारा के सुप्रसिद्ध, प्रसिद्ध और सुप्रसिद्ध का अर्थ होता है अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध कवि रहीम जी द्वारा लिखित रचना दोहावली, दोहावली टाइटल से दिया गया है। आगे लिखिए, पहली चार पंक्ति कर रहा हूँ मैं इसको, आप ये मत समझिए कि मैं यहाँ पे सारी पंक्तियां कर रहा हूँ, तो मान के चलो परीक्षा में पहली चार पंक्तियां हैं। ठीक है, ताकि आप अगली की भी करनी चाहो, आपको पता चल जाए कैसे करनी है। तो आगे लिखिए जी, इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम हमें जीवन में वह महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जो जो इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम जी हमें जीवन में वह महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जो वास्तव में वास्तव में हमारी सहायता एवं समृद्धि हेतु अति आवश्यक है। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे आपको वो ज्ञान मिल रहा है जो रियलिटी में आपकी सहायता करेगा और आपकी समृद्धि के लिए आपको ज्ञान प्रदान करेगा। बताइए, समझ गए? तो यहाँ पे आप इतना लिखो कि दोहावली से आपको अच्छी जानकारी मिलती है। यदि लिखना भी चाहो क्या ज्ञान मिला है, आप एक एक पंक्ति लिख सकते हो। जैसे सच्चे मीत का क्या महत्व है, ये लिख सकते हो। या फिर एक मार्ग पे चलने का, एक मार्ग के चुनाव का कितना महत्व है, ये भी आप लिख सकते थे यहाँ पे सार में, वो आपकी इच्छा। ठीक है, तो आइए सर्वप्रथम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम
रहीम जी कहते हैं कि इस संसार में जिस मनुष्य के पास धन, दौलत, संपत्ति इत्यादि भरपूर मात्रा में है, सभी मनुष्य ऐसे समृद्ध व्यक्ति से संबंध रखने का प्रयास करते रहते हैं। इस स्थिति में मनुष्य के स्वार्थ का परिचय दिया गया है। शुद्ध लिखते थे, मैंने शुद्ध लिखा था परंतु कोई नहीं। दिया गया है। ऐसे रिश्ते कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम शब्द आज मैंने आपको नया लिखवाया, इसका अर्थ पता है आपको क्या होता है? बहुत अच्छा शब्द है, यदि परीक्षा में प्रयोग करोगे खुश हो जाएगा शिक्षक। टेम्परेरी। टेम्परेरी या फिर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सर, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। लिख लीजिए। सर, मैंने क्या लिखवाया कृत्रिम नहीं होता? है जी? कृत्रिम, क्रय। कृत्रिम आर्टिफिशियल कंफर्म करते इंटेलिजेंस को हैं। बोलते बिल्कुल बिल्कुल, कृत्रिम भी कहते हैं जी। कृत्रिम मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी, माफ कीजिएगा जी। कृत्रिम कह रहे हैं ना जनाब आप? हैं। हाँ सर, क्या के नीचे रह। अभी चेक कर लेते हैं जी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम, हाँ कृत्रिम दोनों है जी। कृत्रिम भी है, कृत्रिम भी है, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। कृत्रिम, कृत्रिम का अर्थ भी है, हाँ लिख लीजिए। कृत्रिम शुद्ध शब्द है जी, तो दोनों का प्रयोग है, आपको दोनों मिल जाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। और बताइए जी, संतुष्ट है इससे? ये शब्द क्यों लिखवाया मैंने आपको? क्योंकि यदि आप समाचार पत्र नहीं भी पढ़ते, फिर भी परीक्षा में ये शब्द लिख के आते हैं, तो उसको पता चलेगा कि आप समाचार पत्र पढ़ने की आदत बना के रखने वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में भाषा में क्या कहते हैं, वो शब्द यहीं से बनता है। बताओ क्या कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यदि आपको अनुवाद में भी आ गया वो शब्द? हाँ हाँ, सोचो सोचो। कृत्रिम कृत्रिम समझ। नहीं, कृत्रिम बुद्धिमता। सद्बुद्धि। बुद्धिमत्ता। बुद्धिमता, बुद्धि भी कह सकते हो, बुद्धिमता भी कह सकते हो। तो ये शब्द आपको वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अन्यथा इतना अच्छा शब्द नहीं लिखना। तो सबसे आसान शब्द है बनावटी। ऐसे रिश्ते क्या होते हैं? बनावटी होते हैं। तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है, परंतु इस शब्द का प्रयोग यदि करोगे तो आपकी अंकों के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है वहां पे। तो वापिस आइए, कृत्रिम कृत्रिम से हम आए इस चीज पे। ऐसे रिश्ते कृत्रिम होते हैं या बनावटी होते हैं। इसके बाद मैं क्या लिखने जा रहा था, इस पंक्ति को समाप्त करते हैं। बनत बहुरीत, ऐसे रिश्ते कृत्रिम होते हैं एवं होते हैं, इनका संबंध मनुष्य से नहीं अपितु किससे होता है?
उसकी संपत्ति से। बहुत बढ़िया। बाकी नए छात्र हैं, घबराइए मत, आप भी ऐसे लिखने लग जाओगे समय के साथ साथ। ये मैंने पहले भी करवाया है आपकी कक्षा में, वो भी भेजूंगा आपको, पिछली बार वाला। वो बहुत सरल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद लिखो, वास्तव में जो व्यक्ति बुरे समय में भी आपका साथ दे, और कसौटी शब्द का भी प्रयोग करना है, एवं मित्रता की कसौटी। कसौटी को हिंदी में क्या कहते हैं मैंने बताया था, माफ कीजिए अंग्रेजी में। मेजर। स्टैंडर्ड्स, मेजर, मानक भी कहते हैं, इसका पर्यायवाची शब्द है मानक। ठीक है, कसौटी पर जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए मित्रता के। तो वास्तव में जो व्यक्ति बुरे समय में भी आपका साथ दे, वो मित्रता की कसौटी पर खरा उतरे, वही सच्चा मित्र हो सकता है, वही आपका सच्चा मित्र हो सकता है। तो बताइए, समझ आया? तो बात उनकी मैं भी वही लिख रहा हूँ जो रहीम जी कह रहे हैं, पर हाँ मैं उसको लिख रहा हूँ आधुनिक भाषा में। वही आपका सच्चा मित्र हो सकता है। अब तो कोई प्रश्न, कोई शब्द आपको समझ ना आया हो, या कुछ आप बताना चाहो, बताइए जी, क्योंकि अब तक हमने एक ही दोहा किया है, अब दूसरा दोहा करेंगे इसके बाद। सर संपत्ति होता है या संपत्ति? संपत्ति सिर्फ त के साथ डेढ़ गुना लगाया है मैंने। सर रह गया आई थिंक बाई चांस। मैं जूम कर देता हूँ उधर, कहाँ पे है बताइए। सर नीचे से फोर्थ लाइन। नीचे से फोर्थ लाइन लगा लीजिए सर, धन्यवाद बहुत बहुत। ये लीजिए जी, ऊपर लगाया है मैंने, माफी चाहता हूँ इसके लिए, ये देखिए सर। ठीक है, बताइए। सर ये लास्ट लाइन में होता नहीं है सकता की जगह, वही आपका सच्चा मित्र होता है। दोनों ठीक है सर, दोनों में कोई समस्या नहीं है। नहीं हो सकता तो ये प्रोबेबिलिटी चलेगी आगे के लिए। जैसे आपको ठीक लगे लिख लीजिए जनाब। ठीक है। ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है। ठीक है जी, आप होता है लिख लीजिए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, वास्तव में जो व्यक्ति बुरे समय में आपका साथ दे एवं मित्रता की कसौटी पर खरा उतरे, वही आपका सच्चा मित्र हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ। आप कहते हैं होता है, वो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, तो आपको ऐसी कोई बात गलत लगे अंत में, बता सकते हो आप। ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। आगे बढ़े जी। एक के साधे सब साधे सब जाए, रहमन सींचे मूल को फूले फले ढाए। आप देखिए, वो उदाहरण भी दे रहा है, शिक्षा भी दे रहा है आपको हर बार। तो पहली पंक्ति में उन्होंने शिक्षा दी, एक को साध लो सब सज जाएगा। जिस प्रकार मूल को सींचने से पूरा पेड़ हृष्ट पुष्ट हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, आइए लिखिए। इस पद्यांश की, इस पद्यांश की द्वितीय दोहे में अनुष्का जी प्रश्न पूछिए। सर सेकंड वाले दोहा जब करेंगे तो वो अलग पैरा से नहीं स्टार्ट करेंगे, सेम में ना? मर्जी है, वैसे कर लो, कोई समस्या नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं। ओके। तो इस पद्यांश के द्वितीय दोहे में रहीम जी मानव जीवन में
एक ही मार्ग पर चलने का एवं एक ही लक्ष्य के चुनाव करने का महत्व समझा रहे हैं। मेरी पंक्ति की संग है, ये भी लिख सकते हो। द्वितीय पद्यांश द्वितीय दोहे में रहीम जी केवल एक ईश्वर की महत्वता समझा रहे हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, मैंने ईश्वर नहीं लिखा, मैंने एक ही मार्ग और लक्ष्य लिख दिया। मेरे लिए लक्ष्य मार्ग ईश्वर हो सकता है, एक मार्ग ईश्वर का मार्ग हो सकता है। तो व्याख्या में इससे अंतर नहीं आने वाला। व्याख्या में बस एक चीज होनी चाहिए कि आप एक पे ही ध्यान दो, चाहे वो ईश्वर है, चाहे लक्ष्य है, चाहे मार्ग है। समझ गए सभी छात्र मैं क्या कहना चाहता हूँ? इस पंक्ति में आप लक्ष्य या मार्ग के स्थान पर ईश्वर भी लिख दो, तब भी कोई बुराई नहीं है, तब भी एक ही बात कही जा रही है। ठीक है, परंतु मैंने कोशिश की है उसको ईश्वर की तरफ ज्यादा ना लेके जाऊं, लक्ष्य और मार्ग पे ही रहने। कोई लिंक नहीं है जी संदीप जी, किसी भी दोहे का दूसरे दोहे के साथ कभी लिंक नहीं होगा। हर दोहे में अलग अलग शिक्षा दी गई होगी, इसलिए इसको दोहे कहते हैं। दो पंक्तियों में एक शिक्षा बस। ठीक है, लक्ष्य के का चुनाव करने का महत्व समझा रहे। लिखिए, जिस प्रकार नहीं, जिस प्रकार नहीं, इसके विपरीत जो मनुष्य एक समय पर कई लक्ष्यों के पीछे दौड़ता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसका सटीक उदाहरण वृक्ष के माध्यम से रहीम जी ने हमें समझाया है। इस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से ही वह फूल एवं फल प्रदान करता है। इसी प्रकार जीवन में भी केवल एक ही मार्ग पर चलने से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस दोहे का प्रयोग ईश्वर प्राप्ति की ओर भी संकेत करता है।
इस प्राप्ति मैंने सही लिखा है, देखिए इस दोहे का प्रयोग ईश्वर प्राप्ति की ओर भी संकेत करता है। कि एक ईश्वर की एक ईश्वर की आराधना कर मनुष्य समस्त संसार के सुख प्राप्त कर सकता है। बस ठीक है, तो मैंने ईश्वर वाला भी बीच में लिख दिया। नहीं लिखना होता तो व्याख्या 2 पंक्तियां पहले भी समाप्त की जा सकती थी, उसमें भी कोई बुराई नहीं है जी। अब मैं यहाँ पे विशेषताएं लिखूंगा अलग से। कोई आपका प्रश्न हो? सर आराधना लास्ट हम्म, हम्म। सेकंड लाइन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड, बताइए जी क्या समस्या है? आराधना या आराधना, बताइए जी। आराध्य तो ऐसे लिखा जाता है, एक शब्द और आराधना लिख सर। देता हूँ। हाँ जी, सर राग के बाद आ की मात्रा, क्या जी? आ के बाद आ की मात्रा नहीं नहीं आएगी जी। आराधना सर की बजाय रा को आ की मात्रा आएगी। राह को, आराधना। शाबाश। दोनों को ही आएगी सर। और बताइए जी, एक शब्द लिख देता हूँ तब तक आपके लिए, जहां से ये शब्द बना है। पहले मूल शब्द लिख लीजिए जी। इसका अर्थ लिखिए पहले तो, ये आपके काम आएगा जी। आराध्य क्या होता है जी? आराध्य बताइए। आइडियल। आइडल? ये आइडियल आराध्य होते हैं जिसकी आप पूजा करते हो। जैसे मेरे आराध्य कुछ और हो सकते हैं, अगर मैं सिख हूं तो मेरे आराध्य, हाँ, पूजनीय। पहले शब्द को लिखिए जी। ठीक है, अब लिखिए आराधना। तो ये है आराधना। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 2 शब्द आपके मन में होने चाहिए, या तो ये वाला या ये वाला। ऊपर वाला तो गलती है जी, उसमें कोई गलती नहीं है जी। तो आइए बताइए, कौन सा शब्द ठीक है इसमें से, पहला या दूसरा? दूसरा। दूसरा सर। ठीक है जी, लिख लीजिए इसको बस। शाबाश, और बताइए जी। सर जब हम व्याख्या कर रहे हैं, जैसे ये दोहे में हमें कहीं कोई मोटिवेशनल बात या कोई भी हमें शिक्षा मिल रही है, तो हम्म, उस टाइम हम कोई मुहावरे का एग्जाम्पल देके मतलब कर बड़े आराम सकते हैं से एक्सप्लेन। दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ओके सर। और बताइए जी। सर उसमें एक वर्ड था अधाय, उसका मतलब बताना है। मिल जाना है सर, देना भी होता है, कि फूल फल सब कुछ देता है वो। स्वार्थ, हाँ स्वार्थ भी नहीं, स्वार्थ ठीक लिखा था मैंने, गलत लिख के वो खुद ही ठीक कर दिया था आपको बताने से पहले। ठीक है, और बताइए जी। स्वार्थ में अंडरलाइन है आप आपके लिए ऊपर, वो पहले मैंने गलत लिखा था, फिर बिना बताए ठीक कर दिया आपको। और बताइए जी। ठीक है, तो ये जो मैं शब्द बताता हूँ इनको पता होना चाहिए आपको कहाँ लिखना है। प्रेरणा जी आपका प्रश्न जल्दी। सर हमने जब हम डिस्कस कर रहे थे जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने उन पंक्तियों को टाइटल क्यों दिया था? हमने उसमें तो यूज करा नहीं। तो मैम मैंने इसलिए दिया था कि इनकी शिक्षा क्या क्या है। मतलब वो एग्जाम पहली, में लिखनी नहीं है। नहीं, वो सिर्फ समझाने के लिए मैम, कि यहाँ पे हर 2 पंक्तियों की कोई एक शिक्षा है, और दो ओके सर। पंक्तियों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ओके, थैंक यू सर। तो इसलिए मैंने बताया था कि इनके आप टाइटल भी अलग अलग दे सकते हो, प्रयोग कोई नहीं है इसमें। प्राप्ति तो ठीक लिखा है, गलत लिख के ठीक लिखा था मैंने।
ज्यादा समस्या नहीं आएगी आपके लिए। विशेषताएं, सबसे पहले अलंकार जी, बड़ा आसान अलंकार है, पकड़ लीजिए। अनुप्रास दिख गया सबको पहली पंक्ति में। और रहीम जी की सभी पंक्तियों में शांत रस है, क्योंकि आपको ज्ञान दिया जा रहा है, विकारों से दूर किया जा रहा है। विकार जैसे संपत्ति एकत्रित करना एक विकार है, लोभ होगा, लालच होगा। और यदि दूसरों की सहायता के लिए कह रहे हैं तो वो आपको जीवन में एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, शांत रस। बताइए, सब समझ गए? शांत रस होता है कि अच्छी शिक्षा, जो आपको इस संसार की जो झूठ है, इस संसार का जो वास्तविकता से परे है, उसका वास्तविक ज्ञान दे रहे हैं। समझ गए सभी छात्र? तो आइए, पहली विशेषता, प्रथम पंक्तियों में बनत बहुत बहुरीत। प्रथम पंक्ति में बनत बहुत बहु पदों द्वारा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा ये जो इस काव्यांश में शांतरस की अनुभूति की जा सकती है। तीसरा, रहीम जी ने अपनी इस रचना में हर शिक्षा का वर्णन सटीक उदाहरण के साथ किया है, जो मैंने आपको बताया था। और अंत में लिखिए, इन पंक्तियों में ये पद कसौटी जो कसे तुम सांचे में समाज की वास्तविकता पर प्रकाश डाल। ये कल शब्द भी मैंने बताया था आपको। बताइए, आज भी यहाँ पे किसी को कमी लग रही है तो जरूर बताइए। व्यंग्य भी लिखा था कल मैंने, व्यंग्यात्मक भी लिखा था, दोनों शब्द लिखे थे, याद है सबको? क्योंकि ये शब्द शुद्ध नहीं होना चाहिए, यदि आप गलत लिखोगे तो समस्या हो जाएगी आपके लिए। हाँ जी, कोई कुछ सर ये कहने वाला क्या था? लिखा है, ये अज्ञात? अज्ञात, सर ये व्यंग्यात्मक में ऊपर व्यंग्यात्मक में। तो सर ऊपर अब बताइए, देख पा रहे हैं? सर ऊपर बिंदी आएगी ना? शाबाश, एक चीज ठीक कर दी आपने। और बताइए। और इसका अर्थ कल सबको लग रहा था मजाक उड़ाना होता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका अर्थ मजाक उड़ाना है, परंतु इसका अर्थ क्रिटिसाइज करना भी है। ठीक है जी, क्रिटिसाइज करने को हिंदी में क्या कहते हैं? आलोचना। आलोचना। शाबाश, ठीक है जी।
तो लिख लीजिए इस शब्द को, व्यंग्यात्मक। काम आने वाला शब्द है, परीक्षा में प्रयोग होगा, शैली में कई बार प्रयोग होगा ये। ठीक है, शुद्ध लिखा है बिल्कुल अब आपके सामने। और कोई प्रश्न हो पूछिए, ये व्याख्या होगी। और एक बात सुनिए, जरूरी नहीं आप हर बार भाषा लिखो, हर बार शैली लिखो, हर बार कोई बात लिखो। आपको 4 विशेषताएं देखनी है जो आपको पता है। 4 से ज्यादा विशेषताएं मैं आपसे कभी लिखने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि काम आपका व्याख्या करना ही है। उसकी विशेषताएं 3 4 बहुत है, 3 लिख दो वो भी बहुत है। 5 5 6 6 विशेषताएं लिखने जा रहे हो, शिक्षक को बुरा लगेगा। यार काम आपको क्या दिया है, ध्यान कहाँ पे रखा है सारा का सारा। तो बहुत ज्यादा जानकारी भी मत दीजिए, पर हाँ जो आम जानकारी है, रस अलंकार, भाषा पता है ठीक, नहीं पता है तो भी ठीक, शैली क्या है, ठीक है, वो आप जरूर बताइए। पूजा जी पूछे जल्दी, क्या प्रश्न है, फिर अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर इसके दूसरे दोहे का अगर हम कहें तो उसमें कौन सा अलंकार है? मैम दो दो अलंकार नहीं बताने आपने, नहीं, पद्यनाश में एक ही बताना है। दूसरे में भी अनुप्रास है मैम, साफ साफ दिखना चाहिए आपको। हाँ, ठीक ठीक है, है जी। ठीक है। ओके सर। तीसरे में भी दिख जाना चाहिए ये तो फिर। सर एक विशेषताएं दिखा दीजिए। हाँ जी, तीसरे में भी दिख रहा है। क्या कह रहे हो जनाब? विशेषताएं देख लीजिए जल्दी जल्दी। आगे बढ़े जी, बताइए सभी छात्र। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा है, और नए छात्रों से फिर से भी कह रहा हूँ, बस जैसे करवा रहा हूँ कर लो शांति से। ठीक है, अगली बार पढ़ोगे सब समझ आएगा। पहली बार कर रहे हो तो मुश्किल लगना स्वाभाविक है, मुझे भी मुश्किल लगता है जब मैंने पहली बार पढ़ा ये सब। और जब आप चीज को एक बार देख लेते हो, आपको पता होता है अगली बार क्या करना है, कैसे लिखना है। और हर बार आपको पूरे पूरे शब्दों का ज्ञान हो ये भी आवश्यक नहीं है। आधे शब्द नहीं भी पता है पर आप सही जानकारी लिख रहे हो जो उसका सार है, तब भी आपका काम 100% हो जाता है। ठीक है, पूछे भूपेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं थोड़ा लेट आया था, इसके सार में क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना सर, साथ तो मैंने खाली छुड़वाया इसका। ठीक है सर। क्योंकि दोहे की, हर किसी दोहे का सर अलग अलग शिक्षा है, अलग। बोलिए जी। सर मैं ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, ये कौन सी बुक में है? मैम ये है 10th क्लास पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की पुस्तक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। बताना नहीं चाहता था, बार बार सभी एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे, कौन सी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है। पुस्तक आपके लिए आवश्यक नहीं है, मैं इसीलिए वीकेंड पे करवा रहा हूँ आपको। पर ये जो दोहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शिक्षक, कोई भी शिक्षक होगा, ये जो तीसरा दोहा है ना, हर शिक्षक का मन पसंदीदा दोहा है ऐसे, हर शिक्षक का। ठीक है, तो ये पुस्तक कौन सी है वह महत्वपूर्ण नहीं है, पर दोहे का जो महत्व है वो बहुत अधिक है। तो इसीलिए तीनों दोहे मैं एक साथ करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें से एक दोहा तो पूछा जा चुका है हरियाणा प्रीवियस ईयर में। तो ये आपको स्वयं करना है, मैं पढ़ा के बताऊंगा, पढ़ के बताऊंगा बस इसका क्या अर्थ है। तो आइए दूसरा करते हैं। कनक कनक के सोगनी, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, दोबारा ही पूछा जा सकता है। तो आइए, बिहारी जी है इसके रचनाकार। ये भी बहुत उत्कृष्ट कवि है बिहारी जी। आइए, क्या कह रहे हैं, कनक कनक के सोगुनी मादकता अधिकाय। जब ये प्रश्न आया परीक्षा में, मुझे याद है ज्यादा अच्छे अंक नहीं आए थे छात्रों के, इसी की वजह से, क्योंकि कनक को सबने गेहूं समझ लिया। ठीक है, जबकि यहाँ पे कनक के दो अर्थ हैं। एक तो कनक है, लिख लीजिए, एक कनक है सोना, गोल्ड। और दूसरा कनक है जी धतूरा। धतूरा पता है आपको क्या होता है सबको? नशा है, नशा, नशीली वस्तु है, मनुष्य इसका सेवन नहीं कर सकता। जो मनुष्य एक बार धतूरे का सेवन कर ले वो पागल हो जाता है। ठीक है, तो इसको जोड़ा जाता है शिव जी से, उन पे चढ़ता है धतूरा, मनुष्यों के लिए नहीं बनी है ये वस्तु। तो कहना क्या चाहता है, धतूरे का ही उदाहरण क्यों दे रहा है यहाँ पे, कह रहा है कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। कह रहा, लोग कह रहे हैं धतूरे में नशा है, परंतु धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशा तो सोने में है, गोल्ड में है। क्यों? वह खाए वो रात है। कह रहा धतूरे से अगर नशा करना है, उसको खाना पड़ेगा, सेवन करना पड़ेगा। परंतु सोना तो ऐसी चीज है, उसको देखते ही मनुष्य पागल हो जाता है।
तो इसीलिए धतूरे से भी अधिक सोगुना नशा किसमें है? सोने में। सबको समझ आया कि कनक कनक ते सोगुनी माधुकता, वो लालच की ओर इशारा कर रहे हैं यहाँ पे। लालच का नशा सबसे खतरनाक नशा है, सबसे हानिकारक नशा है। क्योंकि आप धतूरे को बुरा कहते हो, धतूरे का तो चलो सेवन करना पड़ेगा आपको, यदि आप उसकी मादकता चाहते हो। मादकता होता है नशा, मद होता है नशा, मद से बना है मादकता। परंतु इधर गोल्ड को तो मनुष्य देखते ही पागल हो जाता है, पाए मतलब उसको पाले फिर तो पागल ही हो जाएगा मनुष्य। यही आशा अटक्यो रहे अल गुलाब के मूल। अल होता है जी भंवरा, मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है एक आशा लेकर गुलाब का जो पौधा होता है उसकी जड़ से चिपटी रहती है, चिपकी रहती है। चिपटी और चिपकी एक ही बात है, दोनों लिख सकते हो, ये मत कहना दोनों में से कौन सा ठीक है। चिपटी भी बिल्कुल ठीक है, क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, हिंदी में प्रयोग होता है। तो जो एक अल है, अल मतलब एक भंवरा है, वो इसी आशा के साथ जो गुलाब का पौधा है उसकी जड़ के साथ चिपक के रहता है कि हो इही बहुरी बसंत ऋतु इन डारन पे फूल। हो यह बहुरी बसंत ऋतु, कि इन पे भी बसंत ऋतु आएगी और इस पौधे की डालियों पे फूल लगेंगे। अभी फूल है नहीं, मतलब पतझड़ का मौसम है। तो अब यहाँ पे भंवरा गलती क्या कर रहा है, भंवरे का जो जीवन काल है वो बड़ा छोटा है। जब तक मौसम बदलेगा वो प्राण त्याग देगा अपने। मनुष्य का भी यही हाल है। आप इस छोटे से जीवन काल में पैसे के पीछे भाग रहे हो। आपको लगता है बसंत ऋतु आएगी, मतलब अपना समय आएगा, अपना टाइम आएगा, हम सफल हो जाएंगे, ये हो जाएगा। पर ये देखते देखते आप बहुत कुछ खो रहे हो। जैसे एक भंवरा अपना जीवन कहाँ व्यर्थ कर रहा है, गुलाब की जड़ से चिपक कर कि कभी फूल आएंगे। मनुष्य भी वही कर रहा है। इस संसार की जो विषय है, वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उनको पकड़ के बैठा हुआ है और जो वास्तविकता है उससे दूर हो रहा है। ठीक है, तो मनुष्य की तुलना एक भंवरे से की गई है। सोहत संग समान जो यही कहे सब लोग। अब अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? सोहत संग समान। सोहत मतलब अच्छे दिखना, क्या सुहाता है आपको, क्या आपको अच्छा लगता है। संग समान, जो संग होता है एक साथ, समान होता है इक्वल। अगली पंक्तियों में कह रहे हैं जो इक्वल लोग हैं ना, एक जैसे गुणों वाले, एक जैसे ज्ञान वाले, वही अच्छे लगते हैं एक साथ। यह कहे सब लोग, और ये सारा संसार कहता है कि एक जैसे गुणों वाले मनुष्य ही एक साथ खड़े हुए अच्छे लगते हैं। पान पीक ओठन बने, जिस प्रकार पान का जो रंग है वो होठों पे ही अच्छा लगता है। नैनन काजर जोग, और आंखों में काजल अच्छा लगता है। यदि काजल को आप होठों पे लगाओगे, पान की पीक को आंखों पे लगाओगे, तो वो अच्छा आपके पास योग नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं बिहारी जी कि एक जैसे गुणों वाले व्यक्ति की संगत करनी चाहिए, वही अच्छी लगती है। जब आप किसी अलग गुण वाले के साथ संगत करोगे या किसी ऐसे गुण वाले से संगत करोगे जो आपके गुणों से तालमेल नहीं बिठा पाता, तो इसमें आपका नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। समझ गए? दो पंक्तियों में बहुत गहरी शिक्षा है, इनको समझना पड़ेगा पहले आपको कि सोहत संग समान सो यही कहे सब लोग, कि पूरा संसार कहता है एक जैसे गुणों वाले लोग अच्छे लगते हैं। जैसे साधु के साथ साधु अच्छा लगता है, कोई विकारी व्यक्ति है उसके साथ विकारी व्यक्ति ही अच्छा लगेगा। तो उदाहरण दी है पान की पीक की और काजल की, कि काजल आंखों में अच्छा लगता है, उसका स्थान आंखों में ही है। पान की पीक होठों पे अच्छी लगती है, होठों पे। इन दोनों का स्थान बदलोगे मनुष्य के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। तो अपने जैसे गुणों वालों के साथ ही मित्रता कीजिए, अपने विरोधी गुणों वालों के साथ मित्रता मत कीजिए। गुणी गुणी सबके कहे निगुणी गुणी न हो, कह रहे पूरा संसार भी किसी निगुणी व्यक्ति, मतलब जिसमें कोई गुण नहीं है, उसको गुणी कहने लग जाए, तो मूर्ख मूर्ख ही रहेगा, विद्वान नहीं हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी मूर्ख को आप कितनी बार भी विद्वान कहो, वो मूर्ख ही रहेगा, विद्वान नहीं बन सकता। सुन्यो कहूँ तरु अर्क ते, अर्क समान उदोत। उसकी उदाहरण क्या दे रहे हैं? अर्क मतलब कोई पेड़, ठीक है। तरु पेड़ होता है, सबको पता है ना, तरु का अर्थ पेड़ होता है, सबको पता है। सुनियो कहूँ तरु अर्क ते, कह रहा है किसी पेड़ को आप सूर्य सूर्य कहने लग जाओ। अर्क समान उदोत, फिर भी वो पेड़ सूर्य नहीं बन सकता, वो पेड़ पेड़ ही रहेगा। वैसे ही कोई मूर्ख है, उसको सारा संसार यदि विद्वान भी कहना शुरू कर दे, वो मूर्ख मूर्ख ही रहेगा, विद्वान नहीं बनेगा। समझ गए जी? बताइए।
सभी पंक्तियों में। यदि कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए, फिर इसकी भी व्याख्या करते हैं। समय है हमारे पास, बोलिए बोलिए, जल्दी पूछिए जिनके हैंड रेज है। सर अधिकाय का मीनिंग। अधिकाय सर ज्यादा। सर लास्ट लाइन एक बार फिर से बता दीजिए। गुनी गुनी सबके कहे, सुनियो कहूँ तहु तरु अर्क ते। हाँ जी सर, बस इसकी लास्ट वाली लाइन सुनियो कहो। तरु होता है जी पेड़, अर्क होता है सूर्य। कह रहा है आप किसी पेड़ को सूर्य सूर्य कहने लग जाओ कुछ दिन, परंतु वो पेड़ सूर्य नहीं बनेगा, वो पेड़ ही रहेगा। अर्क समान उदोत, उसमें गुण वृक्ष के ही रहेंगे। तो किसी का नाम बदल देने से उस व्यक्ति में कोई गुण नहीं आ जाता, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे बिहारी जी। सर कि जो व्यक्ति, उदोतु हाँ जी मीन्स बोल, है जी, उदोतु उदोतु होना सर, होना। मैं दिखाई देता हूँ ऐसे, अब मुझे पता है दुविधा में रहोगी, इनके अर्थ होने चाहिए इस पुस्तक में भी नहीं। ये बड़ी दुविधा है। एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ, पुस्तक भी दिखाई देते हैं आपको। हिंदी भाषा, ये रही, ये लीजिए जी। यहाँ पे अर्क देखिए जी, सूर्य। बहुरीत बहु प्रकार से, निगुनी गुणी गुणी सबके कहे। अर्क लिख लीजिए जी, सूर्य। ठीक है जी। पर काज, दूसरे के कार्य के लिए। मादकता मस्ती, नशा, कनक सोना धतूरा, तृण तिनका। ठीक है जी, समझ गए सभी। तो शब्द आप देख भी सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। गूगल करोगे समस्या क्या है, कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। आपको वो कोई दूसरा अर्थ दिखा रहा है, तब आप घबरा जाते हो कि यार सर ने तो ऐसे ही पढ़ाया, हमने ऐसे ही पढ़ा। तो उसमें चिंता मत कीजिए, आपका अर्थ हो सकता है एक शब्द के कई हो। जैसे अभी मुझे कुछ समय पहले छात्र ने पूछा कि सर इसका अर्थ तो ये भी होता है जी। परंतु पर्यायवाची शब्द भी तो है हिंदी में। तो जो सार से जुड़ा हुआ शब्द होगा, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ शब्द होगा, वही अर्थ बनाइए। ठीक है, अनुवाद में भी हम ऐसे ही करेंगे आगे चलते। कौन सा कह रहे हो सर, थर्ड लास्ट टाइम बताइए। किसी का भी मैंने कमेंट पढ़ा, जल्दी बताइए। सर एक सोहत संग सुमान वो वाली भी। कि एक जैसे गुणों वाले व्यक्ति ही अच्छे लगते हैं जी। संत के साथ संत अच्छा लगेगा। ठीक है, किसी विषय विकार में फंसा हुआ व्यक्ति है, उसके साथ विषय विकार वाला व्यक्ति ही अच्छा लगेगा। जिस प्रकार पान की जो पीक है, पान की जो रंग लाली है, लाल रंग है, वो होठों पे अच्छा लगता है, और काजल नैनों में। यदि इन दोनों का स्थान बदल दिया जाए तो मनुष्य के लिए समस्या हो जाती है। इसी प्रकार आप मित्रता ऐसे गुण वाले व्यक्ति के साथ कीजिए जिनके पास आपके जैसे गुण हो, ना कि आपके विरोधी गुण। अब समझ गए जी। तो मैं यहाँ पे पहली चार पंक्तियों की व्याख्या करूंगा, प्रीवियस ईयर में आ चुकी है। आपका काम क्या है, इसका प्रसंग लिखना। कोशिश कीजिए प्रसंग लिखने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कवि का क्या नाम है। कविता का नाम दोहावली है। जो ऊपर लिखा वही यही लिखना है, दोबारा लिखिए, प्रसंग लिखिए पर स्वयं एक बार। ठीक है, एक बार कीजिए। तो मुझे एक मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा अवकाश दूंगा आपसे। ठीक है, 2-5 मिनट का। क्या कहना चाहते हो आदित्य जी, आप प्रश्न पूछिए जल्दी से। सर मेरा ये पूछना है कि सर जैसे अभी इसका प्रिंट आउट ले लें हम, अगर जैसे इसकी रिवीजन करनी है तो। आपको ये ग्रुप में मिलेगा सर, इसका स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट लेना, ले लो, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ इसी का लेना है सर, एक पेज का। पूरी पुस्तक नहीं चाहिए आपको। ठीक है जी। तो मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, जब तक इसका प्रसंग लिखिए। अभी आ रहा हूँ मैं 1 मिनट में, वॉशरूम यूज करना है मुझे। ठीक है जी, कीजिए जी।
हाँ जी, लिख लिया जी सबने, बताइए। प्रसंग लिख लिया इसका। ठीक है, आइए फिर उत्तर लिखते हैं इसकी व्याख्या। प्रसंग अपने वाला रहने दीजिएगा, उसमें कोई बदलाव मत कीजिए। तो यहाँ पे सर केवल सार में क्या लिख सकते हैं इसके? सार में सर पिछली वाला देखिए, सार क्या लिखा है आपने, वही लिख दीजिए चाहे। या फिर लिख दीजिए कि वृंद जी ने इन पंक्तियों में इस संसार की वास्तविकता एवं, दूसरा बताता हूँ क्या लिखना है आपने। सर ये बिहारी जी की है ना? माफ माफ कीजिए, बिहारी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिहारी जी ने एक तो संसार की वास्तविकता एवं मनुष्य की जो स्वार्थी प्रवृत्ति है उस पर प्रकाश डाला है सर, ये लिख लीजिए। संसार की वास्तविकता एवं मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति। प्रवृत्ति शब्द पता है सबको, बताइए क्या होता है। नेचर। तो जब आप, हाँ, तो जब आप पुस्तक से एंड ऐसे देखते हो, निबंध देखते हो ना, बहुत बढ़िया जनाब, सभी ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप जब भी कोई पुस्तक खरीदते हो ना, ऐसे राइटिंग की, जिसमें बहुत सारे निबंध लिखे होते हैं, वहां पर बड़े कठिन कठिन शब्द लिखे होते हैं। आपने कईयों ने देखा भी होगा ये, तो आपको हिंदी से डर लगना शुरू हो जाता है। जबकि वास्तविकता क्या है, कुछ कुछ शब्द चाहिए हिंदी भाषा के शुद्ध, जैसे प्रवृत्ति हो गया, अब कृत्रिम हो गया। ठीक है, कृत्रिम भी उसको आप सुनोगे कई लोगों के द्वारा, क्षेत्रीय भाषा में बदला है ये शब्द। मादकता हो गया, ठीक है, आवश्यकता हो गया, ये शब्द बाकी भाषाओं में नहीं है। तो कुछ कुछ शब्द चाहिए, इतनी भी गहराई में मत उतरिए कि आप ऐसी शब्दावली लिख रहे हो कि शिक्षक भी एक बार में रुक के सोच रहा है कि यार तुम कहना क्या चाहते हो, ये बताओ। ठीक है, तो भाषा होनी चाहिए सरल। जितनी आपकी भाषा सरल होगी होगी, उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। समझ गए जी? सर प्रवृत्ति का स्पेलिंग लिख दो प्लीज। लिख रहे हैं जी, लिख रहे हैं, मुझे पता था कोई तो पूछेगा मुझसे ये। आइए फिर इसकी व्याख्या लिखते हैं। प्रसंग तो मेरे लिए आपने लिख लिया है, लिख लीजिए, पहले प्रवृत्ति लिख लीजिए। ठीक है जी, प्रवृत्ति, नेचर। आइए व्याख्या लिखते हैं। कनक कनक ते शोभनी, मादकता अधिकाय। व्याख्या। भूपेंद्र जी आपका हैंड रेस है, तब से कुछ कहना चाहते हैं आप? माफ कीजिए, मैंने पूछा नहीं आपसे। सर ये पुराना वाला ही था, पूछ लिया था मैंने। ठीक है जी, व्याख्या लिखिए जी। इस पद्यांश में बिहारी जी, मैंने वृंद बोला था गलती से, बताइए, या वृंद जी? जी सर। रहीम। अरे रहीम तो चले गए थे, रहीम का तो हो गया ऊपर। ये रहीम जी की दोहावली थी। अब दो ही रहते हैं हमारे पास, एक तो वृंद जी, एक बिहारी जी। पहले कौन है बताइए? इस पद्यांश में वृंद जी या बिहारी जी, देख सर लीजिए। बिहारी जी सही। वही कह रहा हूँ, पहले मैंने गलती से वृंद बोला था। परीक्षा में भी इन चीज से बचना, यदि इनमें से कोई भी प्रश्न आ गया, और मुझे लगता है शिक्षक पूछेगा ही पूछेगा यहाँ से, क्योंकि करत करत अभ्यास पे जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आज नहीं तो कल लिखवा के ले लीजिए, कभी ना कभी हरियाणा में पूछा ही जाएगा। हर परीक्षा में पूछा जाता है।
क्योंकि जो शिक्षक है, जब नालायक बच्चे को शिक्षा देनी होती है ना, हमने जो सबसे कमजोर है उसको हम यही बताते हैं, करत करत अभ्यास, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। तो वो पंक्तियां आज तक की सबसे अच्छी पंक्तियां हैं हिंदी के साहित्य में, जिसका प्रयोग सभी शिक्षक करते हैं। तो वो आपका होमवर्क है, उसको कीजिए, नहीं हुआ तो अगली कक्षा में मैं आपको खुद स्वयं लिखवाऊंगा उसकी व्याख्या। तो इस पद्यांश में बिहारी जी, देखिए इस पद्यांश में बिहारी जी लालच एवं लालच एवं मादकता, इस पद्यांश में बिहारी जी लालच एवं मादकता के प्रभाव पर प्रकाश डाल रहे हैं। सर्वप्रथम वे कहते हैं, वे लिख लीजिए सम्मान से, माफ कीजिए। वे कहते हैं कि धतूरे से, मैं अब 100 ऐसे लिखूंगा ताकि उसका ध्यान पूरा जाए, 100 गुना अधिक नशा सोने में है, क्योंकि धतूरे के सेवन से, अब अगली बार जब सोना लिखोगे तो स्वर्ण लिखना, अन्यथा होगा क्या, वो सोने को नींद वाला सोना भी समझ सकता है। बताइए कि उसकी कुछ आपको अलग शब्दावली है, सोने की भी शब्दावली है ये बताइए। गोल्ड और स्लीप दोनों की शब्दावली यही है ना, तो ऐसी स्थिति में आप लिखिए स्वर्ण, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। शुरू शुरू में भी स्वर्ण लिख सकते हो। लिखिए, तो क्या कहते हैं कि धतूरे से 100 गुना अधिक नशा सोने में है, क्योंकि धतूरे के सेवन से मनुष्य बोरा जाता है, अर्थात अब बुरा जाता है शब्द वहां से उठा के लिखा, अर्थात पगला जाता है। परंतु इसके विपरीत स्वर्ण देखते ही मनुष्य पगला जाता है। तो सर्वप्रथम यह कहते हैं कि धतूरे से 100 गुना अधिक नशा या 100 गुना ज्यादा नशा सोने में है, क्योंकि धतूरे के सेवन से मनुष्य बुरा जाता है, अर्थात पगला जाता है। परंतु इसके विपरीत स्वर्ण देखते ही या सोना देखते ही मनुष्य पगला जाता है। इसलिए ये कहना गलत न होगा, ये कहना गलत न होगा कि धतूरे से अधिक मादकता, मादकता शब्द मैंने पहले लिखा है। हाँ, नशा स्वर्ण में है।
ठीक है, तो व्याख्या पहली दो पंक्ति की। कृतिका जी प्रश्न पूछिए जल्दी। सर जैसे आपने यहाँ लिखा है मादकता अर्थात, तो अगर हम कोई डिफिकल्ट वर्ड वहां से उठा रहे हैं तो उसको अर्थात लिखना है। यदि मैम पता है तो, नहीं पता तो कोई चिंता नहीं है। मादकता, मादकता नशा ही है, इसको वैसे लिख सकते हैं कि अधिक मादकता, अर्थात नहीं भी लिखते तब भी ठीक था। ओके। ठीक है जी। परंतु हाँ, यदि आपको लगे आपको इसका अर्थ पता है कविता वाले शब्द का, तो अवश्य लिखिए। ठीक है, इससे दो फायदे होते हैं। शिक्षक को ये पता चल जाता है कि आप कविता की ही व्याख्या लिख रहे हो। दूसरा, शिक्षक को ये भी पता चलता है कि आपको इसका सटीक अर्थ पता है, क्योंकि इसके कई पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। जो सटीक शब्द कविता में है वो आप प्रयोग कर रहे हो। समझ गए जी? हाँ जी सर। आगे आइए जी। अब तक मैंने एक शब्द नहीं लिखा, लालच, वो बाद में लिखता हूँ। विशाल जी पूछिए। हैंड रेस है सर मैं ये कह रहा नहीं? था जो लाइन लिखवाई है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है सर इसमें थोड़ा, कि किसमें सर? आपने ये लिखवाया कि मनुष्य बोरा जाता है अर्थात पगला जाता है, हाँ जी, परंतु इसके विपरीत स्वयं देखते ही मनुष्य पगला जाता है। तो बिल्कुल विपरीत जी, लिखवा पगला रहे हो लेकिन जाता है। मीनिंग सेम लिखवा रहे नहीं सर, धतूरे के सेवन से आप पगला जाते हो, परंतु स्वर्ण तो देखते ही पगला जाते हो, इससे उल्टा। एक ही बात नहीं है, ध्यान से पढ़ो। पहली पंक्ति में धतूरे की बात है, दूसरी पंक्ति में सोने की बात है, एक ही नहीं है, देखो। हो। सेवन का फर्क है सर। हाँ, एक को सेवन, एक को खाना पड़ता है, एक तो देखते ही पागल हो जाता है मनुष्य। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी प्रश्न मैं बाद में लेता हूँ, मुझे व्याख्या लिखने दीजिए। जिन्हें जाना होगा वो चले जाएंगे, क्योंकि उनका 8:30 बजे तक का समय है। बाकी आराम से प्रश्न पूछना अपने, कोई चिंता नहीं है। अभी मुझे खत्म करना चाहिए इसको जल्द से जल्द। यही आशा क्यों रहे अल गुलाब के मूल, हो ये बहुरही ऋतु इन डारन पे फूल। लिखिए। मनुष्य सदैव अपने जीवन में अनुकूल परिस्थितियों के, नीचे लिखा हूँ ये शब्द वरना आधे छात्रों को समस्या होगी। मनुष्य सदैव अपने जीवन में अनुकूल परिस्थितियों का, मुझे आपका इंतजार रहेगा, मुझे आपको इंतजार के स्थान पर हिंदी का एक और शब्द है, दिमाग में नहीं आ रहा, खाली स्थान छोड़ के लिख रहा हूँ, कुछ चिंता नहीं, आपके साथ भी हो सकता है। मनुष्य सदैव अपने जीवन की परिस्थितियों का करता रहता है। तो पेपर में आप भी कर सकते हैं ये। और बताइएगा मत, जब मेरे दिमाग में आएगा मैं स्वयं लिख दूंगा, वरना इंतजार तो मेरे पास है ही। ठीक। तो मनुष्य सदैव अपने जीवन में अनुकूल परिस्थितियों का करता रहता है, परंतु यह भूल जाता है कि उसका जीवन काल बहुत छोटा है। द्वितीय दोहे का यही संदेश है कि जिस प्रकार एक भंवरा पतझड़ में भी गुलाब की जड़ से लिपटा रहता है, तथा शब्द आ गया दिमाग अब में, प्रतीक्षा। ठीक है, तो वही है, कोई शब्द ना याद है उस समय चिंता मत करो, खुद ही याद आ जाएगा आपको लिखते लिखते। तो ऊपर भी फिर प्रतीक्षा कर दो, का की कर दो, कोई समस्या नहीं है। बताइए, सभी समझ गए? तो कई बार आपको शब्द नहीं याद आएगा, शांति रखो, उसी वक्त सोचने बैठोगे, बाकी जो है वो भी खराब हो जाएगा आपका। ठीक है।
तो मनुष्य भमरा पतझड़ में भी गुलाब छोटी की ही नहीं जड़ से आएगी? क्या जी? तो प्रतीक्षा में छोटी ही नहीं आएगी? चेक करो सर, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, गलत बता रहे हो आप, कोई चिंता नहीं है। सेठ तथा प्रतीक्षा करता रहता है कि कब बसंत ऋतु आएगी। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में समय व्यर्थ करता रहता है। वो बात मैं ऊपर पहले लिख चुका हूँ, अनुकूल परिस्थितियां। इसलिए इसलिए हमें अपने जीवन में निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए, न कि भाग्य एवं परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा। वह सब विशेषताएं लिखनी है जो। तो प्रसंग इस बार अलग लिखा था, तो थोड़ी व्याख्या छोटी लग रही होगी आपको, परंतु प्रसंग के साथ ये बिल्कुल ठीक है जी। बताइए और कोई प्रश्न? अब आप पूछ सकते हो, क्योंकि अब विशेषताएं रहेगी, विशेषता भी आपको बता देता हूँ जी। ठीक है जी। अलंकार मुझे नहीं लगता आपको बताने की आवश्यकता है। यमक। यमक कर। हाँ जी सर। कनक कनक। कनक कनक अनुप्रास हो गया सर। आपकी बात ठीक है, यमक भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही शब्द के दो अर्थ हों जब, तो यमक है वो। पर हमने यमक नहीं किया है सर कक्षा में। ठीक है, हम अनुप्रास, रूपक तथा मानवीकरण, ये तीन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यमक भी लिख सकते हो, परंतु उसको लिखिएगा क्यों। ठीक है जी। और बताइए, और रस बता दीजिए, रस सबको पता होना चाहिए फिर से कौन सा है यहाँ पे। जल्द बताइए जी, रस कौन सा है? शांत शांत रस। रस। शांत रस, बस ये लिख लीजिए।